नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वह है घात और घातांक के बारे में, जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट और घातांक को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। इसमें समझने वाली बात देखिए, घात और घातांक में जो डिफरेंस होता है, मामूली डिफरेंस होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि 5 और इसका साइन है ये 5 की घात 3। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है 5 की घात 3, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है 5 की घात 3, तो इस प्रोसेस को तो घात बोलते हैं। और जो ये हमारी संख्या है 3, ये कहलाती है घातांक। इसको हम सरल करेंगे। 5 की घात 3 यानी कि 5 को 3 बार गुना करना है। 5 गुना 5 गुना 5, आंसर मिला 125। ठीक है। तो जो प्रोसेस हो रहा है वो है 5 की घात 3, उसको घात बोलते हैं। और जो 5 का कितनी बार गुना करना है उस अंक को घातांक बोलते हैं। अगर यहाँ पे 5 की घात 4 हो जाता तो हम इसको कितनी बार गुना करते? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, आंसर हमारा 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। ठीक है। तो ये घात और घातांक में जो डिफरेंस है ये रही उसके बारे में जानकारी। अब समझिए, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो समझना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि आगे जो सवाल आते हैं इनसे रिलेटेड वो व्यंजक के रूप में उसमें ये फॉर्मूले यूज होते हैं घात और घातांक के। तो देखिए, जैसे अगर हमारा इसको हम सरल रूप में लिख दे a⁴n, तो यहाँ पे n घातांक है और a बेस है यानी कि आधार है। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर हमारे आधार सेम हो, ठीक है, तो उनकी घात जुड़ जाती है, यानी कि a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर बनता है a⁴m प्लस n। यहाँ पे आधार सेम होने पर घातें जुड़ जाएगी। दूसरा, अगर a⁴m भाग में a⁴n, तो यहाँ पे आधार सेम होने पर जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, a⁴m माइनस n। दूसरा फॉर्मूला ये है। और तीसरा याद करने वाला फॉर्मूला है a⁴0, यानी कि अगर घात 0 है तो आंसर 1 होता है। इसको थोड़ा सा सरल करके अभी मैं आगे बताऊंगा। और तीसरा फॉर्मूला, अगर बेस अलग अलग है, ठीक है, और पावर है बेस a मल्टीप्लाई b पावर n, तो इसको हम डिफरेंट अलग करके लिख सकते हैं कि पावर n और b की पावर n। ये 4 फार्मूले, जिसमें से कि ये जो फार्मूला है कि पावर 0, यानी कि अगर घात 0 हो जाती है तो आंसर 1 होता है। इसको समझिए कैसे। जैसे हमारा इस दूसरे फॉर्मूले में भाग वाला फॉर्मूला a⁴m और भाग में a⁴m, अगर घात सेम है तो यहाँ पे समझिए a हमारी हो जाएगी m माइनस m, यानी कि m में से m गया 0, तो a⁴0 हो जाएगा 1। तो अब इसको समझिए, जैसे 2 की पावर अगर 2 है और भाग में 2 की पावर 2 है, यानी कि बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर m माइनस n करेंगे, तो यानी कि पावर 2 थी। तो यहाँ से इसको सरल करिए, देखिए 2 की पावर 2 और बटे में 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 गुना 2 बटे में 2 गुना 2। यहाँ से 2 से ये डिवाइड करोगे, 2 एकम 2 2 एकम 2, सब कुछ कटने के बाद आंसर आया 1। इसको और थोड़ा सा और सरल करिए, और सरल तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि इसमें समझने वाली बात है, जिसका एक हमारे पास अपवाद भी है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, 6 की पावर अगर हमारे पास 5 है, इसको समझिए। तो सॉरी, 6 की पावर अगर हमारे पास 0 है, इसको समझिए पहले। तो इसका आंसर हो गया 1। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे 6 की पावर 5 और भाग 6 की पावर 5, इसको सरल करिए। 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 1 2 3 4 5, इसको करिए ऐसे 6, ये भी नीचे 6 की पावर 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। तो आप देखिए, एक इस 6 से ये 6 कट गया, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, तो सब 1 पे जा रहे हैं, तो आंसर हमारा 1 आया। यानी कि 6 5 माइनस 5, तो 6 की पावर 0 बराबर 1। ये इस तरीके से 6 की कोई भी, अगर हम किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। यहाँ पे केवल अगर हमारा आधार 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 की पावर 0 करोगे तो ये सोल्व नहीं होगा, इसकी पावर ये आंसर 1 नहीं होगा। यहाँ पे हमारा बेस जो है a⁴ इक्वल टू 1 होगा, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक
है, ये जीरो, ये का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये घात और घातांक से रिलेटेड कुछ जानकारी मैंने आपको दी, जिनका बड़े सवालों में इन इन फॉर्मूलों का यूज़ होता है, इनसे ही बड़े सवाल हल होते हैं। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए लाऊंगा। मैं आपको जो ये छोटी छोटी जानकारियाँ अभी दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताया, जीरो की गुणा करने से, एक की गुणा करने से, और कल भी मैंने रेखा रेखा जो हमारी रेखा, वो क्या कहते हैं उसको, रेखा के बारे में, संख्या रेखा के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, ये छोटी छोटी जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि बड़े सवाल तभी हल होते हैं जब हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो जैसे मैं ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव बातें आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा जो हमारे 10th से और 9th के और 10th के जो सवाल है उसको हल करने वाली, और जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसको हल करने वाली वीडियो मैं लाऊंगा। लेकिन पहले जो मैं वीडियो अभी आपके लिए डाल रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। जब तक ये क्लियर नहीं हो गया आपके कॉन्सेप्ट, तो वो सवाल जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके बीच में समझ में नहीं आएंगे। इसलिए ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ। तो आप जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और इसको शेयर करिए। और आप इसको समझने के बाद अपने जितना ज़्यादा मंथन करिए, क्योंकि बाद में जो सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें ये बातें बीच में बोली नहीं जाएगी। फिर आप जो मेरी पहले बनाई हुई वीडियो है उनसे आप ये जानकारी अर्जित करिए, मतलब समझिए कि कैसे जो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारे सवाल सही भी हो सकते हैं और छोटी सी गलती होने से सवाल गलत भी हो जाते हैं। तो पहले मैं जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ इसलिए मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको, और बाकी बाद में फिर मैं आपको 10th और 9th के जो सवाल है वो बताऊंगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो बताऊंगा। ठीक है जी।